बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है, प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है। और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय रो रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ और कोई भी पड़ोसी हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब होने पर खड़ा नहीं था और ना ही किसी ने हमारी हमायत की। तो चलिए हम इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। उन्होंने खुलकर ऐसा कोई बयान दिया जो लगे कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। इसी अमेरिका की बात दोहरा देते हैं आनंद। 26/11 मुंबई पर हमला, फुल स्केल वॉर माना गया था उसे। खुद भारतीय जनता पार्टी ने 27 नवंबर 2008 को अपनी राष्ट्रीय इकाई की तरफ से बयान जारी करके इसे फुल स्केल वॉर कहा था। उसके बाद जो राजनीति नरेंद्र मोदी ने अगले दिन की 29 तारीख को मुंबई पहुंचकर, उस पर हम नहीं जा रहे। मैं जो बात याद दिलाना चाहता हूं वो ये है, 26/11 के हमले के बाद अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे साथ खड़ा था। बराक ओबामा का बयान आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने भारत पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी और पूरी तरह भारत का साथ देने की बात कही थी। और अब क्या हो रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है कि आपका व्यापार बंद कर देंगे और हम हाथ जोड़कर, कान पकड़कर उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं। जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। क्या भारत आज इस दशा में पहुंच गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का भाग्य विधाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि दुनिया की कोई कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री कारखाना लगाएगी या नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको प्रधानमंत्री की तरफ से चाहिए। आनंद वर्धन सिंह जी, डॉक्टर राकेश पाठक से पूछ लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम 5 लोग किसी दिन नरेंद्र मोदी से पूछ पाए ये सवाल, उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा और वे कभी जवाब देने आएंगे। उस दिन भी राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एकालाप करके, उनका वन वे ट्रैफिक है, मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। तो आनंद जी, मैं इसको बहुत ही ज्यादा विडंबनापूर्ण स्थिति मानता हूं देश के लिए, देश की सार्वभौम सत्ता के लिए। जी जी, मैं ये एक तरह से, मतलब ये कैसे भारत के लिए बड़ा अजीब सा है। समन स्टेलिन की हाईएस्ट टैरिफ से मैंने उनको ले आया हूं नो टैरिफ पे। ये बता रहे हैं कि कैसे धमका के उनको ठीक किया है। नंबर 1, मैं एक चीज और कहूंगा, मैं अमेरिका में था और ये मुझे एक नहीं, मुझे कई लोगों ने एक बात कही कि ट्रंप भी पुराने आदतें कुछ भूलते नहीं है। मोदी जी भी जैसे बहुत सी चीजें ये कहा जाता है भूलते नहीं है। ट्रंप ने 21, 22, 23 दिसंबर को, सितंबर 2024 में मोदी जी गए थे अमेरिका, और उस समय ऐसा कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, वो हम सबने पढ़ा था कि ट्रंप से इन्होंने शायद कहा था कि मैं आके मिलूंगा, और ट्रंप ने उसको सार्वजनिक रूप से बताया था कि माय फ्रेंड। जी, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो हवा चल रही है वो भी इस बारे में बहुत हैरान है कि सीन पे कि इतनी चेंज कैसे आ गई। आप देखेंगे कि गुज़श्ता 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसका स्टांस हैज बीन वेरी हार्ड as far as Kashmir is concerned, be it internal politics or the international politics. यहाँ तक कि जो दीरीना एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से एक वो ख्वाब था
370 जैसे एक बहुत बड़ी इमारत को, जो कि फौलादी इमारत थी, उसको गिराने का, वो भी गिरा दी। तब से यहाँ पे जो पैराडाइम है वो काफी तब्दील हो गया है रीजन में, एंड चाइना हैज आल्सो बिकम प्रोएक्टिव। वो 370 वाली जो बात थी, दैट हैज नॉट इग्नाइटेड ओनली जो पाकिस्तान के लिए वो एक था, वो चुपचाप सह गए क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां थी, इंटरनल पॉलिटिक्स थी उनकी, इंटरनल सतह पे वो काफी बिखरे हुए थे, अपने मामलात से वो जूझ रहे थे। लेकिन चाइना का आपने देखा होगा कि चाइना टुक रिजर्वेशंस अबाउट दैट डिसीजन, और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पे भी आहिस्ता आहिस्ता ये समझा जाने लगा कि कश्मीर के बारे में जो भारत सरकार की पॉलिसियां हैं वो शायद ह्यूमैनिटी से आ रही हैं और एकतरफा हैं, और इसका क्या रीजंस है इंटरनली हमें मालूम है कि उसके क्या रीजंस हैं, और वो क्यों कहा जा रहा था और वो क्यों हुआ। अभी जब हम देखते हैं जो नई ताजा एक डेवलपमेंट हो गई, वो इंडो पाक जो कंटेन्ड वॉर जिसको यहाँ से कहा जाता है, लेकिन एक फुल फ्लेज वॉर की सूरत में हमने कश्मीर में देखा उसको, तो वो सिर्फ 4 दिन में उसके अंदर से हवा निकल गई। जबकि समझा ये जाता था कौम को, मैं उर्दू लफ्ज कौम बोलूंगा, ये देश के बारे, देशवासियों के बारे में मैं बोलूंगा, कौम को ये समझने के लिए दिया गया था कि वी आर इनविंसिबल, कोई भी ताकत, पाकिस्तान जैसी ताकत हमें, हमारे लिए कोई माने नहीं रखती है और हम उनको चुटकियों में मसल सकते हैं। लेकिन हुआ उसके उलट, और अगर कहीं पे भी भारत का पलड़ा भारी था, वो सीज फायर की जो पेशकश थी वो मान के नहीं करते हैं आपके साथ, तो अचानक से ये हो गया। लेकिन उस गुब्बारे में से आधा घंटा पहले, सीज फायर के ऐलान से आधा घंटा पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप स्क्रीन पे आया और उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर है हमने ब्रोकर की है। सरकारी सतह पे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। आपने देखा होगा कि होना ये चाहिए था, जब एक देश का सदर या देश का मुखिया इस बात की बात करता है, 2 मुल्कों के तनाज़े के बारे में कहता है कि मैंने मीडिएशन की और मीडिएशन में हमने सीज फायर करवाई, और ये कह के करवाई कि आपके दरमियान जितने भी मसले हैं वो आप बातचीत से हल कीजिए, और ये भी इन दोनों फरीकों ने माना। ये बात बहुत आप इन्वर्टेड कॉमास में नोट कीजिए कि हम किसी तीसरी जगह पे आप दोनों बात करेंगे। तो ये बहुत अहम बात इसलिए है कि शिमला एग्रीमेंट के हवाले से जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी सन 71 में, और जो एक आर्ग्यूमेंट हमारे पास हर जगह हुआ करता था, चाहे बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या यूनाइटेड नेशंस में भी जब पाकिस्तान इस मसले को लेके जाता था, सो वी हैड अ स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव एग्रीमेंट इन बिटवीन अस दैट ऑल द इश्यूज विल बी सेटल्ड बायलैटरली, यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग टू डू दैट। तो वो चीज एक खाने से बाहर आके फिर उसी बैक टू स्क्वायर वन आ गई। लेकिन अब हम इस चीज को मान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अपनी ठरक में ये बातें कह रहा है, बट उसका रिबटल कहीं से नहीं आया। चंदलूं पे आया उसके बाद, काफी देर के बाद, कि सरकारी सूत्रों से, आज तक हमें ये सूत्र भी पता नहीं चले कि ये सूत्र होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठे हैं, कि पीएमओ में बैठे हैं, ये भी आज तक वाज़ेह नहीं हुआ। अब जहां तक प्रेजेंट सिनेरियो की बात है, ट्रंप एंड मोदी रिलेशंस, उसमें आप देखेंगे जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ट्रंप और मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। मोदी जी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि बदला लेना मेरी फितरत में है और मैं घर में घुस के मारता हूं, और इसी तरह जो मेंटेलिटी है वो कुछ ट्रंप की भी है। और ट्रंप को सितंबर का मैंने बार बार कहा है, और कई लोगों ने इस बारे में तब कहा था जब हालात अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस तरह के नहीं हुए थे, जहां रोज ट्रंप आके वो तेल लगा के, वो अपना उसने रखा है एक हंटर, उसमें रोज तेल लगाता है, दूसरे दिन हमको मार के जाता है। तो सितंबर की जो लेट डाउन किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उनको मिलने से इनकार किया था, वो भी एक फैक्टर है। और तब से हालात इंडिया की तरफ काफी बदल चुके हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से होना ये चाहिए था, जब भी कोई, हमने भी देखा है कि यहाँ जब कोई डिग्निटरी आता है किसी मुल्क से, तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट से भी मिलता है और हेड ऑफ द अपोजिशन से भी मिलता है। वो भी एक डिप्लोमेटिक, बहुत सियासी, बहुत बड़ी गलती थी जो वो उस वक्त नहीं मिले, और जिसका हम खमियाजा इस वक्त उठा रहे हैं। अब हाल की जो बात है, आप 12 तारीख का देखिए कि
जो सीज फायर का डिक्लेरेशन हुआ उस वक्त ट्रंप का क्या बयान था, उसमें ट्राइलैटरल बना दिया कश्मीर, खासकर कश्मीर इश्यू को उन्होंने। और उसके बाद भी जब यहां से उनका रिबटल नहीं हुआ, वो दोबारा ऑन रिकॉर्ड आ गए और बिजनेस को लेके जो अभी आपने शुरुआत में बयान सुनवाया, उन्होंने वो हमें बनिए के तौर लिया हुआ है। उस बयान के हिसाब से हमारे भारत के पास कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, और बल्कि हम बिजनेस के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो बिजनेस हमारे लिए सब कुछ है, देश जाए भाड़ में। तो हमने उन्हें कहा कि आप बिजनेस ले लो और यहां बंद कर लो, एक जंग जो हमारे हिसाब से हम जीत रहे थे वो बंद कर लो, जो हमारा 70 साल मामला था जो शायद हल होने वाला था उसको ऐसे ही रहने दो, और लेकिन तुम आ जाओ और बिजनेस ले लो और काम करो। और आज का बयान जब आप देखेंगे एप्पल के संदर्भ में, तो उसमें भी आप देखिए कि वो एक बार और हमारे मुंह पे चपेट मार के चला गया है, जब उन्होंने ये कहा कि मैंने टिम क्रुक को कहा कि रहने दो, भारत में हमने अब बहुत बिजनेस किया है, ये लोग बहुत चार्ज करते हैं। तो क्रुक ने वापसी का जवाब जो दिया था कि वो टैरिफ से लेके हाईएस्ट रेट ऑफ टैरिफ से लेके 0 पे आ गए हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं 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 चाहिए, काफी काम किया तुमने चाइना और इसमें, ये 500 बिलियन का कारोबार है, तो आप आ जाओ, हम अमेरिका में ही ये काम करेंगे, तो अपने देश में ही करेंगे, क्या फायदा, ये तो आप ना देखेंगे अपनी दुकान। तो हालात यहाँ पे आ गए हैं जहां हमें सिर्फ एक दुकानदार की तरह, एक परचून फरोश की तरह देखा जा रहा है, जो कि हमारे जैसे अजीम देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार का हाल ये है कि हम हर जगह खुशियां मना रहे हैं तिरंगा यात्रा के लेके, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें छीछालिद्र हो रही है, कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनके जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। पसंद नहीं है उन्हें। बहुत सारे लोग एलर्जी के कारण भी सिंदूर लगाना छोड़ देते हैं, तो खाली वो सिंदूर को एक प्रतीक मानकर जो भी किया गया। पर सवाल ये है कि ये जो 26 महिलाएं विधवा हुई, या जितनी भी महिलाएं वहां पर विधवा हुई, या जो 26 लोग मारे गए, उनके मारने वाले आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए या नहीं मारे गए, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उनका कुछ अता पता चला या नहीं पता चला। अब ये तो ये है कि आप को पकड़ना था उन सबसे पहले 4 आतंकवादियों को, और आप कह रहे हैं कि हम तो पूरे पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा ही करा है, हमने सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए, और वहां पर हमारे खिलाफ मीम्स बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पहले तो ट्रम्प से रिश्तेदारी बनाई, गठजोड़ किया। ट्रंप ने कहा माय डियर फ्रेंड मोदी कमिंग टू अमेरिका, आ रहा है वो, और ये बेचारे आपने बताया कि ये चक्कर में थे उस दूसरी पार्टी के, तो ये वहां पर मिलने नहीं गए। थोड़े कैलकुलेटिव हैं, वैसे भी कारोबारी कैलकुलेटिव होते हैं कि जिससे धंधे में नफा नुकसान हो वो उसकी तरफ देखता है। तो उसके बाद से ट्रम्प जो है वो गिन गिन कर मोदी को जिस तरह से भी हो जलील कर रहे हैं। मैं जलील नहीं कह रहा हूं सर, जलील कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बात को नोट किया जाए। उन्होंने पहले तो ये परेशान थे कि हमें निमंत्रण आएगा, मोदी इज माय फ्रेंड, निमंत्रण नहीं आया, परेशान। फिर इसे भेज उसे भेज, विदेश मंत्री को, विदेश सचिव को, जाने कितने नौकरशाहों की फौज, कि भाई किसी तरीके से एक निमंत्रण दिलवा दो मुझे शपथ ग्रहण समारोह का। बड़ी किरकिरी हो जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, दूसरे देशों को बुलाया, लेकिन मोदी की तरफ नहीं देखा, तो ये नंबर 1 बेइज्जती थी। उसके बाद उसने ये किसी तरीके से वहां पर गए तो टैरिफ पर उसने जिस तरह से इनका तमाशा बनाया और मीडिया के सामने जिस तरह से जलील किया, वो आपने पूरी दुनिया ने देखा। उसके तुरंत बाद आपने इसी बीच देखा कि भारतीय जो वहां पर प्रवासी थे, जो गए थे अवैध तरीके से गए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग गए हैं, अभी जाते हैं, उन्हें डिपोर्ट करवाया। लेकिन डिपोर्ट कराया कैसे? उन्होंने, ट्रंप ने हथकड़ी बेड़ियां डालकर उनको अपने जहाज से
वापस भिजवाया और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो हमने भारतीयों को कैसे हथकड़ी बेड़ियां पहना कर भेजा है। और इनके मुंह से चू नहीं निकला, बल्कि इनके भक्त फिर डिफेंड करने में जुट गए। भाई कोई गलत काम करेगा तो उसे तो सजा मिलेगी ही। ये तो इन्होंने तो कानून तोड़ा ना, तो कानून तोड़ने पर तो कोई भी देश सजा देगा ही ना। ये तो मोदी जी का 56 इंच सीना था कि इन्हें सही सलामत भेज दिया भारत में, वरना वहां की जेलों में सड़ाकर मार देते। ऐसी ऐसी बातें कही। अब पहलगाम की घटना के बाद मैं कहूंगा कि इस घटना के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है वर्तमान में, क्योंकि मैं भूतात्माओं पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने, और राकेश पाठक जी हमारे मित्र हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं सर, बराबर का जिम्मेदार हूं। तो इतने सवाल उठाए कि अब पूरे देश में किरकिरी हो रही थी, क्या करें क्या ना करें, पुदीने के झाड़ पर चढ़े या ना चढ़े। और फिर इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि, और फिर ये भी बात ताकीद कर दी भाई इस बार एक कबूतर मार के नहीं आना है। अब पिछला सबको मालूम चल गया है, एक एक बात मालूम है कि आप पिछली बार कैसी स्ट्राइक करके आए थे। इस बार तो करारा जवाब देना होगा। आप चल दिए जवाब देने। ये आदमी सेना का इस्तेमाल करता है, ये आदमी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, और फिर कोई जवाबदेही लेता नहीं है और बेशरम बनकर फिर से तिरंगा यात्रा या कोई यात्रा, और फिर वो पोस्टर लगवा दिए अपने कि पायलट की ड्रेस में मोदी जी जा रहे हैं, जैसे वही हमले करके आए हो। और इसको ट्रंप ने कर दिया पंक्चर। 3 बार कहा, जब भी मोदी बोलने के लिए आए, राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए पीएम मोदी आए, तो 15 मिनट पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से बैंड बजाया, उससे हमारे सिर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। क्योंकि मोदी व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे लिए उस बहुत सम्मान है प्रधानमंत्री पद का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना सम्मान बरकरार ही नहीं रखना चाहे, और इन्होंने कहा कि हमने ये किया वो किया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया हमने कह दिया ट्रेड बंद कर देंगे, सारा धंधा चौपट कर देंगे। तो ये धंधा चौपट करने के उसमें या किस मतलब दबाव में आए, ये जानते होंगे, ट्रंप जानते होंगे। हो सकता है 4 दिन बाद ट्रंप फिर से कोई ऐसी बात कहे जो अभी तक हमें ना मालूम चली हो, जो अभी वो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि घाट पर जब कपड़े धोए जाते हैं तो धोबी जो है वो पछाड़ता है, धोबियों को पटकता है उस पर पत्थर पर। तो वो अभी और मतलब पटकी दें और कहें, क्या कहें पता नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। इसे कहने में आज किसी भारतीय को गुरेज नहीं है, सिवाय उस 10-15-20% की भक्त मंडली जिसको टीन का चश्मा अभी जिसके बरकरार है, वो अपना अभी नाचेगी गाएगी। ये और एक चीज और मैं थोड़ा 1 मिनट और ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जो विजय शाह वाला मामला है, मैं शाह वाला इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप समझेंगे कि वो वाले शाह की बात कर रहा हूं, मैं विजय शाह वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं, जो भाषण में अपने उसने जो शब्द कहे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो अपने जनक और जननी को खाने के लिए ही अपनी जीभ लपलपा रहे हैं, हाथ रखना चाहते हैं उनके सिर पर। जिस दिन युद्ध विराम हुआ आनंद जी, उसके बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, खास तौर से एक्स पर, ट्विटर पर बड़े बड़े हैंडल्स हैं, लाखों फॉलोअर्स वाले, घोषित रूप से नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजते। वे सारे लोग नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, बहुत बुरा बुरा लिख रहे हैं। इनके जो समर्थकों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को कोसा जा रहा है। क्योंकि वे अक्ल से इतने पैदल हैं, वे इतना भी नहीं समझते कि कोई 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश इतनी आसानी से एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते। तो भक्तों पर ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। अब उस विषय पर आ जाता हूं, जो आपने किराना पहाड़ियों पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है पाकिस्तान की, उन पर हमले की बात जो कही जा रही,
आमतौर पे बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी हासिल करके साझा कर देते हैं। 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था परमाणु हथियारों को लेकर, कि हम में से कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। खासतौर से भारत की तो घोषित नीति है, नो फर्स्ट यूज, हम न्यूक्लियर पावर का पहले उपयोग नहीं करेंगे किसी भी युद्ध के हालात में। नंबर 2, राजीव गांधी के समय जो समझौता हुआ था उसमें एक प्रावधान था, आनंद जी, जलील साहब आप जानते होंगे, सतीश सर तो जानते हैं, आप सब जानते हैं। हर साल की पहली तारीख को यानी 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को अपनी अपनी परमाणु फैसिलिटीज का, न्यूक्लियर फैसिलिटीज का ब्यौरा देंगे, और ये तब से लगातार हो रहा है। इसी 1 जनवरी को 2025 में भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने न्यूक्लियर ठिकानों और सुविधाओं की ताकत की जानकारियां साझा की हैं। तीसरी बात, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो एकदम पड़ोसी देश हैं, पीठ से पीठ लगाए हुए हैं, छाती से छाती मिलाकर खड़े हैं, और दोनों के पास परमाणु हथियार। बाकी दुनिया में, और रूस और यूक्रेन के अलावा, चूंकि यूक्रेन अभी अलग हो गया, बाकी जितने 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वे सब बहुत दूर हैं आपस में। अमेरिका से बाकी देश जिनके पास परमाणु हथियार है, फ्रांस है, और मेरे ख्याल से जर्मनी है, रूस है, ये सब आपस में मिले हुए नहीं है। तो ऐसे कोई युद्ध छिड़ने वाले भी नहीं है उनमें कि एकदम सीमावर्ती देशों में एक दूसरे पर परमाणु हथियार गिरा दिए जाए। जबकि परमाणु बम गिराना, कहीं से कितने भी 1000 किलोमीटर दूर गिराना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तीसरी बात, दुनिया में एक एजेंसी है इस काम की, जो परमाणु हथियारों, परमाणु सुविधाओं, परमाणु परीक्षणों पर नजर रखती है। कहीं किसी भी दशा में किसी भी तरह का कोई विकिरण होता है, कोई रेडिएशन होता है, उस एजेंसी के लोग, जिम्मेदार लोग वहां पहुंचते हैं, उसकी जांच करते हैं। भूले से भी अगर कोई देश एक दूसरे पर ऐसा कुछ कर दे, तब भी वो एजेंसी इसके लिए जिम्मेदारी से काम करेगी। अंतिम बात यह है कि अगर भारत लगातार ये मना करता रहा है कि उसने किराना पहाड़ियों पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कोई हमला नहीं किया, तो ये सही कर रहा है। इन अंधभक्तों को, इन जाहिलों को, इन मूर्खों को ये नहीं मालूम, अगर हमने ऐसा किया भी हो तब भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारे खिलाफ कितने प्रतिबंध लग जाएंगे दुनिया भर से, इसकी कल्पना इन लोगों को नहीं। और अंतिम से भी अंतिम बात यह है कि अगर वहां सचमुच ऐसा कुछ हुआ होता तो उसका विकिरण इतने विकराल तरीके से, इतने भयावह तरीके से फैल चुका होता कि जलील साहब भी उसकी चपेट में आ गए होते। खुदरा नजरे बद से बचाए उन्हें। मेरी बदकिस्मती है, जलील साहब कश्मीर में हम 6 दिन रहे, आपसे टेलीफोन पर बात होती रही, मुलाकात नहीं हो पाई। अचानक परिस्थितियां बदल गई, आपके ही मशवरे पर हम उस दिन श्रीनगर से बाई रोड निकल आए थे। 25 घंटे का सफर करके हम घर पहुंचे अपने। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि अगर वहां सचमुच में कोई बम हमने गिराया होता तो उसके रेडिएशन से सिर्फ पाकिस्तान नहीं पीड़ित होता, हम भी उसकी चपेट में आ चुके होते। और आज की तारीख में कोई देश एक दूसरे पर परमाणु हथियार इसलिए नहीं चलाएगा कि उसका प्रभाव उस पर खुद पर भी होगा। और अगर जवाबी हमले में अगर दूसरे देश के पास वो हथियार है, जो कि है, हमारे पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, पाकिस्तान के पास इससे थोड़ी सी संख्या में कम। बेशक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, बाकी हमारी जो ताकत है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये संख्या भी 2 देशों को बर्बाद करने के लिए, पूरे महाद्वीप को, आधी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। तो ये प्रचंडतम मूर्ख जानते नहीं है न्यूक्लियर वॉरफेयर क्या होता है। परमाणु हथियारों से लड़ाई अब नहीं होगी दुनिया में कभी। रूस क्यों नहीं पटक दे रहा यूक्रेन पर? यद्यपि जब मैं जो शुरू में कह गया था उसमें संशोधन कर देता हूं कि रूस यूएसएसआर के विभाजन के बाद, टूटने के बाद, विखंडन के बाद, यूएसएसआर की, सोवियत संघ की बहुत सारी परमाणु सुविधाएं यूक्रेन के भौगोलिक क्षेत्र में थी, वो उसी के पास है अभी, और अमेरिका ने उसमें गारंटी दे रखी है। जी आनंद जी। जी मैं बस खत्म कर रहा हूँ। जलील साहब एक चीज बस बता दें
एक जो सबसे बहुत से लोगों को इस पे बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जेक्शन है कि भारत के मुकाबला एक समय होता था कि हम रूस की भी नहीं सुनते, हम अमेरिका की नहीं, हम तो नॉन अलाइन हैं। हमारा मुकाबला हो रहा था कि चाइना के बराबर हम कैसे पकड़ेंगे, चाइना के हम काउंटेबल। लेकिन आज की तारीख में ट्रंप ने हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है। कहा तुम लोग आपस में बात करो, तुम लोग ये करो। और ये भी आया है और खुद हिंदुस्तान मतलब भारत ने ये एक्सेप्ट किया है कि वहां के डीजीएमओ का फोन आ जाता है, डीजीएमओ का मतलब हायरकी में बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति, और भारत वाला कहता है हाँ, उनका फोन आता है कि वो सीज फायर करिए, हम कहते हैं हाँ सीज फायर कर देंगे। मतलब ये कोई जैसे मतलब ये हम अपने को डाउनग्रेड किए हैं। हम क्या किए हैं इस पे एक छोटी सी दो लाइन, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि हम पाकिस्तान से, कि हम तो बड़ी चीज हैं, हम इन सबसे ऊपर हैं, हम तो बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, दुनिया की 5वीं आर्थिक वो हैं। ये ट्रंप ने इनको धीरे से हमको उनके बराबर ले आके खड़ा कर दिया है और अब हमारे झगड़े पाकिस्तान के हिसाब से हो रहे हैं। बहुत संक्षेप में देखिए, पहले मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूं। यार जिंदा सोहबत बाकी जिंदगी होगी तो मिलेगी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात जो इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात की, जो उन्होंने अच्छी तरह समझाई, अभी इसमें एम्बिग्यूटी है। बिकॉज ये जो न्यूक्लियाई किस्सा होता है, ये बच्चों का खेल नहीं होता है। ये बहुत रेस्पॉन्सिबल, वी आर अ रेस्पॉन्सिबल कंट्री एंड विल बी द लास्ट टू थिंक ऑन दोस लाइन्स। और हम, जैसा इनका कहा कि हम पड़ोस में हैं, पाकिस्तान एक स्ट्रिप है, अगर वहां पत्ता भी हिलेगा हवा यहां तक पहुंच जाएगी। हम तो कहते थे कि पाकिस्तान, एक जमाने में हम कहते थे कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल यहां भेजे। तो ये चीजें जरा अभी तक कहते हैं। ये जरा समझ से बाहर हैं। अभी इस पर कुछ स्पष्ट के साथ नहीं कहा जा सकता है। बाकी रही जो ये रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें फिर अमेरिका ने किस तरह का रोल अदा किया, वो हमारी इन 20-30 दशकों में, जबकि मिलिटेंसी अरूज पर थी और एक जमाना ऐसा था शुरुआत में यहाँ की जो इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो चुकी थी, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर 80s 90s अर्ली 90s में हुआ था। तब भी इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला था कि कश्मीर का किस्सा इंटरनेशनलाइज हो गया। और आज की डेट में हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं और दलीलें देते रहे हैं कि नहीं 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 डीजीएमओ ने बात की। डीजीएमओ की सतह पे ये बातें नहीं होती हैं, ये टॉप लेवल पे ये चीजें फैसला लिया जाता है। और जहां तक आप देखेंगे कि हमारे मिस्त्री साहब जो है, विक्रम मिस्री साहब, उनको किस पीड़ा से गुजरना पड़ा, किस दर्द से गुजरना पड़ा, जिसका कि दर्द सारे कश्मीर को है, क्योंकि उनकी बेटी हमारी कश्मीर की बेटी है जिनके नाम से गालियां दी गई। वो हम बिल्कुल कश्मीरी, हम अपने ऊपर प्रहार महसूस करते हैं। इन दिनों में जितने भी हमारे ऊपर वार हुए, बैठे कश्मीरी, हमें दहशतगर्द बताया गया, दहशतगर्द का साथी बताया गया, अकम्प्लिस इन द एक्ट बताया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक वार था हमारे। मिस्री साहब तो वही बता रहे थे जो उनको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, इन लोगों ने फैसला करके बताया था। और फौज की जो टॉप ब्रॉस है, ये खाली पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं लिया गया होगा फैसला, जरूर इसमें फौज की भी इच्छा शामिल होगी। फौज की भी अपनी मजबूतियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, और कुछ समझ के उन्होंने ये फैसला लिया होगा। लेकिन बात यह है कि फैसला किस तरह लिया गया। अगर ये बातें पाकिस्तान की टॉप ब्रास और हिंदुस्तान की टॉप ब्रास के दरमियान हो चुकी होती तो इसमें भी उनके लिए भी फेस सेविंग थी, हमारे लिए भी फेस सेविंग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक रीजन के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, लोगों के लिए खुशी की बात है कि तबाही यहीं पे रुकी। क्या हालांकि आपने देखा इन दिनों में जो वॉर हुई, जो लो लिमिट वॉर हुई, उसमें भी काफी नुकसान हुआ दोनों तरफों का। हमारी तरफ कम हुआ होगा, लेकिन हुआ हमारी तरफ भी। तो ये चीजें इस तरह फैसला लिया जाता है, डीजीएमओस की बातचीत पे नहीं लिया जा रहा। और दूसरी बात, डीजीएमओस तब भी बात करते रहे जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती थी। 10 अप्रैल से पहले बराबर राब्ते में थे, तब तो उन्होंने कोई बात नहीं की कि आप अपनी तोपों का मुंह बंद कर दीजिए और हम भी अपनी तोपों का मुंह बंद कर दें। तो जंग तक तो नौबत ही नहीं आती। अगर जंगबंदी से, ये जंग से पहले ही यहां पर जंग का माहौल था।
हमारा जो स्ट्राइक था, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, उससे पहले ही आपस में गुत्थम गुत्था थे। उससे पहले ही यहां पे स्क्रिमिशेस थी।